गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। माय नेम इज अमनीश चौहान। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं बेटा, आज हम बात कर रहे हैं गॉसियस थ्योरम की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में। गॉस थ्योरम की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है देखेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, यानी कि कोई लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय गॉस थ्योरम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने पीछे आपने एक वीडियो देखी होगी, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने गॉसियस थ्योरम प्रूफ की थी। गॉसियस थ्योरम हम क्यों करते हैं, क्या यूज है उसका यूज क्या है कि उसकी सहायता से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का एक ये क्या है एप्लीकेशन है कि गॉसियस थ्योरम से एक लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर कंसीडर करनी होगी। सपोज दैट ये आपकी कोई लॉन्ग चार्ज वायर है, ठीक है। अब इससे आर डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट कितना हो गया, कोई पॉइंट हमारा पी हो गया। क्लियर, जिस पे हमें क्या करना है, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज वायर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जरा पहले ये देखिएगा कि ये हमारा जो एक कंडक्टर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ये आपने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो ड्यू टू दिस चार्ज वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बेटा इस साइड होगा वैसे इस साइड भी होगा, लेकिन परपेंडिकुलर ही होगा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ऐसी हो जाएगी। ठीक, बना सकते हैं आप कहीं भी। अब हमें क्या करना है, कि हमें पॉइंट पी पे, हमें यहाँ पे पॉइंट पी पे हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस पॉइंट पी से पास होने वाला आपको एक गॉसियन सरफेस पर से पहले इसमें कंसीडर करना होगा, जो कि पॉइंट पी से पास होता हो एक गॉसियन सरफेस हम पॉइंट पी से पास होने वाला कंसीडर कर लेते हैं बेटा। ये सपोज दैट हमने कोई सिलेंडर कंसीडर कर लिया है जो कि कैसा है, जो कि पॉइंट पी से पास हो रहा है। ये सिलेंडर हो गया बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी बेटा, सिलेंडर की रेडियस आप लेट कर सकते हैं। सिलेंडर की रेडियस हमारी कितनी हो गई है, आर हो गई है। सिलेंडर की हाइट हम लेट कर लेते हैं, क्या है, एल है बेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो आपका पॉइंट पी आपने यहाँ पे कंसीडर किया था, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप इस टोटल जो आपने क्लोज सरफेस पॉइंट पी से पास होने वाला आपने कंज्यूम किया है, आपको इसका टोटल फ्लक्स फाइंड करना होगा। इस क्लोज सरफेस से का टोटल जो फ्लक्स होगा आपको वो फाइंड करना होगा पहले। अब इसमें देखते हैं फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें देखते हैं कि इसमें सरफेसेस कितने हैं। इसमें जैसा कि आप फिगर में बेटा देख रहे हैं कि इसमें हमारे कितने 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेसेस कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा बेटा, एक ये हो गया जो कि हमारा क्या होगा, कैसा होगा बेटा, ये सर्कुलर सरफेस होगा। ये भी हमारा कैसा होगा, सर्कुलर सरफेस होगा, फ्लैट एंड भी कह सकते हैं इसको आप। और इसको सपोज दैट आप लाइट कर लेंगे, इसको सपोज दैट आपने लाइट करने लाए S1 हमने इसको लाइट कर लिया है। इसको सपोज दैट आपने लाइट कर लिया है S2, इस सरफेस को आपने S2 लाइट कर लिया है। क्लियर है। और ये जो आपका ये क्या है, ये कर्व सरफेस है, इसको आप लाइट कर लीजिए S3, इसको आपने सपोज दैट S3 लाइट कर लिया है। क्लियर है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस S1 सरफेस और S2 सरफेस और S3 सरफेस से हमें निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। इसके लिए फ्लक्स फाइंड करना है तीनों सरफेसेस के लिए। उन तीनों के हम क्या करेंगे, फ्लक्स को ऐड कर देंगे, वो टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा जरा देखिए,
उसके लिए आप इस सरफेस S1 पे हम क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे बेटा। एक एरिया वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया है। ये एरिया वेक्टर हमारा क्या है, इस एरिया वेक्टर को हम DS1 कह सकते हैं, DS1 एरिया वेक्टर। क्लियर है। अब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। आपको पता है कि यदि हम किसी सरफेस पे कोई एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, राइट। चलिए, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा हमारी कैसी होगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर बेटा ये होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा, सपोज दैट। क्लियर है। अब क्या होगा बेटा, देखिए अब ऐसे ही हम S2 सरफेस S2 पे भी एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। यहां पर हमने एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया है। क्लियर है। ये एरिया वेक्टर हमारा क्या है, ये एरिया वेक्टर हमारा सपोज दैट क्या है, DS2 है, क्योंकि ये 2 सरफेस पे है, ठीक है। अब इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारी ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन हो गई, इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ये इसके परपेंडिकुलर होंगे दोनों, ये दोनों आपस में, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये बिटवीन एंगल कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। अब ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें ये जो इसका कर्व सरफेस है इस पे भी एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेना है। ये एक एरिया वेक्टर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे इस एरिया वेक्टर, इसका नाम हम दे सकते हैं, ये हमने S क्या माना था, S1 S2 S3 माना था बेटा ये। अब यहाँ पे बेटा ये इसकी जो एरिया वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, S3 लिख सकते हैं, DS3। क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन हमारी ये होगी DS3, यानी कि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ पर पॉइंट P पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, वो भी इसी तरफ होगी, यानी कि सेम इसके ही पैरेलल होगी, तो वो भी सेम होगी। बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क हमें देखिए करना क्या है, हमें इस सरफेस S1 के लिए फ्लक्स फाइंड करना है, इस सरफेस S2 के लिए फ्लक्स फाइंड करना है, और इस सरफेस S3 के लिए फ्लक्स फाइंड करना है। और तीनों को हम क्या करेंगे, फ्लक्स को ऐड कर देंगे, वो टोटल सरफेस का हमें फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे बेटा, हम इसके लिए द फ्लक्स थ्रो टू DS1, यानी कि DS1 के लिए हमारा फ्लक्स क्या होगा जरा देखेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, d∅S1 लिख सकते हैं। इक्वल कितना हो गया, इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। क्लियर है। अब ये S1 सरफेस पे जो आपने एरिया वेक्टर कंसीडर किया था, उसके लिए फ्लक्स आप फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल S1 के लिए फ्लक्स चाहिए ना। टोटल S1 के लिए फ्लक्स क्या होगा जरा देखेंगे बेटा, वो कितना हो जाएगा, उसको आप ∅E_S1 लिख सकते हैं या ∅S1 लिख सकते हैं। ये ∅S1 हो गया हमारा। वो क्या होगा बेटा, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कितना हो गया, क्लोज सरफेस के लिए बेटा E वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, DS1 वेक्टर। वेक्टर को बेटा ओपन कर देंगे, वेक्टर ओपन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा E×DS, ठीक है, E×DS। और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा cos थीटा, ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जरा देखिए, ये ∅S1 इक्वल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा। ये कितना हो गया हमारा, ये cos थीटा, और ये कितना हो गया हमारा, ये DS हो गया, ठीक है। अब थीटा देखिएगा जरा आप, यहाँ पे थीटा क्या होगा बेटा, थीटा क्या था, थीटा हमारा 0 था। थीटा है क्या, थीटा की वैल्यू 0 नहीं 90 डिग्री है बेटा। थीटा की वैल्यू, थीटा है क्या बेटा, थीटा है हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बना हुआ है वो हमने थीटा लेना है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है। तो ये कितना होगा बेटा हमारा ∅S1 इक्वल कितना होगा, E अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ये कितना होगा बेटा, cos 90, और यहाँ पे DS हो गया। cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। तो यहाँ से DS1 कितना, यानी कि ∅S1 कितना हो जाएगा, E बेटा 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स हमारा ∅S1 हमने फाइंड हो गया है, ∅S1 टोटल फ्लक्स हमारा ∅S1 क्या होगा बेटा, 0। यानी कि जो आपने ऊपर सरफेस, जो आपका फ्लैट सरफेस है, उसके लिए फ्लक्स क्या होगा, उसके लिए फ्लक्स हमारा 0 होगा। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस नीचे वाले सरफेस S2 के लिए फ्लक्स फाइंड करेंगे। और S2 के लिए हमें फ्लक्स फाइंड करने के लिए
के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये जो आपने इस सरफेस पे एक एरिया वेक्टर कंसीडर किया है, पहले इसके लिए आपको फ्लक्स फाइंड करना होगा, फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आपको इसका टोटल फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, द फ्लक्स थ्रो टू ds2 बेटा, क्लियर है। ये हमारा देखिएगा फ्लक्स सेम एज क्या हो जाएगा, d5s2 लिख सकते हैं आप इसको, d5s2 क्या होगा बेटा, हमारा फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर हो जाएगा बेटा, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, इस s2 यानी कि इस टोटल सरफेस के लिए फ्लक्स चाहिए, s2 के लिए वो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि 5s2 कितना हो जाएगा, 5s2 बेटा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये E वेक्टर डॉट कितना होगा, ds2 वेक्टर। वेक्टर को आप क्या कीजिएगा, वेक्टर को आप ओपन कर दीजिए, क्लियर है। जब वेक्टर को आप ओपन कर देंगे तो ये क्लोज सरफेस के लिए बेटा इंटीग्रेशन था, वेक्टर ओपन हो गया तो E इंटू कितना हो गया, E इंटू ds2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा cos थीटा, क्लियर है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी बेटा 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा क्या था, थीटा हमारा इस सरफेस पे कंसीडर एक एरिया वेक्टर, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच की डायरेक्ट वो था, एंगल था, ठीक है, ये हो गया 90 यहाँ पे। ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारा 5s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन यहाँ पे E इंटू ds2 इंटू कितना हो जाएगा, cos 90। चाहते तो आप इसको बाहर ला सकते थे, कांस्टेंट था पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे भी आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5s2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 5s2 यानी कि 5s2 हो जाएगा हमारा 0, यानी कि जो नीचे वाला फ्लैट सरफेस है उसके लिए भी फ्लक्स क्या होगा, उसके लिए भी फ्लक्स बेटा हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि इस सरफेस S1 के लिए भी फ्लक्स 0 हो गया है, और इस सरफेस S2 के लिए भी फ्लक्स हमारा 0 हो गया है। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है कर्व सरफेस एरिया, इसके लिए हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, क्लियर है, ये वाला जो है सिलेंडर के लिए बेटा, क्लियर। अब बेटा क्या फाइंड करेंगे हम, द फ्लक्स थ्रो टू ds3, यानी कि ds3 मतलब S3 सरफेस पे आपने जो एरिया वेक्टर कंसीडर किया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं बेटा। वो कितना होगा, उसको आप लिख सकते हैं d5s3 इक्वल बेटा कितना होगा, E वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, S3 वेक्टर, क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, आपको इस पूरे सरफेस जो आपका इसका सिलेंडर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, इसका टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो टोटल बेटा फ्लक्स हो जाएगा हमारा, टोटल फ्लक्स S3 जो है आपका सरफेस S3 के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बेटा क्लोज सरफेस के लिए ये E वेक्टर डॉट कितना हो गया आपका ds3 वेक्टर, ये एरिया एलिमेंट से फ्लक्स था बेटा, ठीक है। अब कितना हो गया हमारा ये ds3 इक्वल बेटा, यहां से क्या करेंगे, वेक्टर को ओपन कर दीजिए, वेक्टर को ओपन कर देंगे तो ये E वेक्टर तो हट जाएगा, E इंटू कितना हो जाएगा बेटा ds3 और कितना आ जाएगा फिर cos थीटा, क्लियर। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे 0 होगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू बेटा 0 क्यों है, क्योंकि जरा देखिएगा यहाँ पर इस सरफेस पे आपने जो एक एरिया वेक्टर कंसीडर किया है उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए थीटा की वैल्यू बेटा 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5s3 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना होगा E इंटू ये कितना ds3 और यहाँ पे कितना होगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा cos 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स जो S3 का हो जाएगा बेटा, सरफेस S3 का वो कितना हो जाएगा, वो E बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ये कितना आ जाएगा हमारा ds3 आ जाएगा, ds3 बेटा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारी 1 हो गई है, ठीक है। अब जरा इसमें देखिएगा, ये इस चीज को जरा आप गौर से देखिए, इस चीज को गौर से देखेंगे, इंटीग्रेशन ds3, ये इंटीग्रेशन ds3 का मतलब क्या होगा कि सिलेंडर का ये टोटल कर्व सरफेस एरिया जो है ये वो होगा, ठीक है। अब सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πrl, सिलेंडर की क्योंकि रेडियस क्या थी बेटा, r थी और लेंथ क्या थी, लेंथ इसकी l थी, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा हमारा 5s3 इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा E इंटू कितना होगा 2πrl, क्लियर है। ये इक्वेशन आप क्या लेट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इधर से इसको रफ करने जा रहा हूं क्योंकि
हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब ये रफ कर देता हूं बेटा, नोट हो गया होगा आपका। अब जरा देखिएगा आप, अब यहां पर बेटा देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, टोटल फ्लक्स आपको फाइंड हो गया है, ठीक है। और अब आप जानते हैं बाय गॉसियस थ्योरम वी नो दैट टोटल फ्लक्स गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये आप इक्वेशन बेटा, ये आप इक्वेशन सेकंड लाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा इसमें देखिए आप, इस वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ, एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो क्या होती है, वो उसका फॉर्मूला हमारा होता है बेटा लैम्डा इक्वल Q अपॉन L। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वायर की पर यूनिट लेंथ पर चार्ज, यानी कि जो आपकी ये वायर है, यदि ये वायर की लेंथ 1 मीटर होगी तो उस पर चार्ज कितना होगा, उस पर चार्ज Q होगा। 2 मीटर होगी तो 2Q हो जाएगा, 3 मीटर होगी 3Q हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ये जो हमारी वायर थी वो क्या थी, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर थी, लेकिन सिलेंडर की लेंथ हमारी क्या है, सिलेंडर की लेंथ हमारी L है, तो जो सिलेंडर के अंदर जो वायर होगी उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ भी L होगी, उसकी लेंथ भी तो L होगी। तो L लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, L लेंथ पे जो चार्ज होगा वो Q इक्वल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा पर यूनिट लेंथ चार्ज है। यदि आपकी लेंथ L है तो उस पर चार्ज क्या होगा, उस पर चार्ज Q इक्वल लैम्डा इंटू L होगा, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां से बेटा आप Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से फाई E इक्वल कितना होगा बेटा, Q की वैल्यू होगी हमारी लैम्डा इंटू L अपॉन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। आप इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड फाई इक्वल, और ये भी क्या है बेटा हमारा टोटल फ्लक्स है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी बेटा इक्वल हो जाएंगी। ये यहां से बेटा क्या हो जाएगा फिर, E इक्वल E इंटू, ये हो जाएगा आपका E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है बेटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से बेटा इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा, ये E इंटू कितना होगा आपका 2 पाई आर, ठीक, इक्वल कितना होगा बेटा, इक्वल हमारा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, इसके नीचे 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये नोट हो गया होगा आपका। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं बेटा थोड़ा सा। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखिएगा जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना हो गया हमारा लैम्डा। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल हो जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन आर लिख सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारा क्या आ गया, E इक्वल 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया, लैम्डा अपॉन आर हो गया बेटा। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी बेटा। क्लियर है? इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक चीज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए आप देखिए जरा, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से न्यूमरेटर में बेटा और 2 से डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। ये E इक्वल बेटा कितना हो गया हमारा, ठीक है, ये E इक्वल आपका हो जाएगा फिर 1 अपॉन 2 टू जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, ये वैल्यू हमारी 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 होती है। तो ये E इक्वल कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 हो जाएगी, ये 2 लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये आपके लिए फॉर्मूला फाइंड हो गया है, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। आई होप कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। बाय।